नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरज राणा स्वागत करता हूँ आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आज हम जो है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के इतिहास की बात करेंगे। इतिहास, अब समझते हैं इसमें कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या जरूरत पड़ी इसको जीएस में इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन बनाने की। तो इतिहास हमारा अतीत है। इतिहास है अतीत। अतीत मतलब हमारा भूतकाल। इतिहास भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य। भूतकाल है क्योंकि भविष्य हम देख नहीं सकते, वर्तमान जो चल रहा है, इसलिए इतिहास भूतकाल है। तो अब बात करते हैं कि इसको जीएस में इतनी महत्वता क्यों दी गई। क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि हमारे अतीत में, हमारे पूर्व में पूर्वजों द्वारा कुछ गलतियां की गई, जिससे कि बहुत विहंगम परिस्थितियां उपलब्ध हुई, जैसे युद्ध जैसी घटनाएं शुरू होने लगी। तो इतिहास हमें सिखाता है कि पूर्व में जो गलतियां दोहराई गई ताकि उसको आगामी न दोहराया जाए और ऐसी विहंगम परिस्थितियों का वो ना हो, आगमन ना हो, जिससे कि युद्ध जैसी घटनाएं सामने आई। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में भू कानून का विरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व में कहीं ना कहीं इतिहास सिखाता है कि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि सर्वप्रथम जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे रोजगार के लिए दिया गया कि हाँ भाई आप यहाँ पे अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने विदेशी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। उनको जगह दी गई, सब चीज किया गया, और बाद में जो है गुलाम जैसी स्थिति आ गई। और कितने अथक प्रयासों से कई जाने चले गए, उसके बाद आजादी मिली। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि आगामी वह गलती ना की जाए जो कि पूर्व में की गई, जिससे जो है विहंगम परिस्थितियां उपलब्ध हुई। इसलिए इतिहास का अध्ययन इसीलिए जरूरी है। इतिहास हमारा अतीत है और अतीत हमें यही सिखाता है कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। तो अब इतिहास को कालक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए या अध्ययन के हिसाब से या कालक्रम के हिसाब से हम कहें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक इतिहास। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक इतिहास। आद्य ऐतिहासिक इतिहास। और नंबर 3 पे आता है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास। इतिहास को 3 मुख्यतः भागों में बांटा गया है। कालक्रम के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से इतिहास को 3 मुख्यतः भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक इतिहास, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक इतिहास, और नंबर 3 पे आता है ऐतिहासिक इतिहास। अब यह इतिहास, ये जो प्रागैतिहासिक इतिहास है, इसमें इनमें सब में क्या भिन्नताएं हैं? इतिहास तो इतिहास है, लेकिन इनमें क्या भिन्नताएं हैं? क्यों इनको अलग अलग भागों में बांटा गया, समझते हैं थोड़ी। तो प्रागैतिहासिक इतिहास, इतिहास का वह कालक्रम। भाई हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पूरा का पूरा किस पे निर्भर करता है? साक्ष्य पे, प्रमाण पे, सबूत पे। तो इतिहास का वह कालक्रम जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इतिहास का वह कालक्रम जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उस इतिहास को कहते हैं हम प्रागैतिहासिक इतिहास। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। और इतिहास का वह कालक्रम जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, ऐसे इतिहास को कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास। वह इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक, और जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं उसे कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है।
प्रागैतिहासिक इतिहास जिसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इतिहास का वह कालक्रम जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसे इतिहास को कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास। इतिहास का एक और कालक्रम आद्य ऐतिहासिक इतिहास। इस इतिहास में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन कैसे, उनको आज तक पढ़ा नहीं गया। उसका कारण क्या हो सकता है कि आज तक उसको पढ़ा नहीं गया? लिपि अलग रही होगी, इसलिए आज तक भी उनको पढ़ा नहीं गया, और जिस दिन इनको भी पढ़ा जाएगा ये भी ऐतिहासिक इतिहास में चले जाएंगे। इतिहास का वह कालक्रम जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ऐसे इतिहास को कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। इतिहास का वह कालक्रम जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन उसके क्या हुए, वो अपठ्य थे, मतलब पढ़ने लायक नहीं थे, या फिर उनको पढ़ा नहीं गया आज तक भी। कारण क्या हुआ कि लिपि, क्या पता भाव चित्रात्मक लिपि रही होगी, संख लिपि रही होगी, कुछ अन्य कुछ भी, मतलब आज तक उनको पढ़ा नहीं गया है। तो इतिहास के ऐसे कालक्रम को आद्य ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। ये कैसे है? अपठ्य है, अपठ्य है, मतलब इनको पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास का वह कालक्रम जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, जैसे कि लिखा है, स्पष्ट लिखा है, कहीं शिलालेख में लिखा है या सिक्के में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है कि जैसे अब कहेंगे कि उत्तराखंड में जो है प्रद्युम्न साहब पंवार वंश का राजा रहा तो रहा, क्योंकि लिखित है वो। जैसे कि अब कहेंगे कि अशोक के पिता बिंदुसार थे, तो बिंदुसार ही हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। अब इनमें से सबसे आसान ऐतिहासिक इतिहास पढ़ने के लिए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व का है अक्रमबद्ध, और उसके बाद का है क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक तरीके से। अब बात करते हैं कि साक्ष्य की कैसे शुरुआत हुई होगी और कहां से हुई होगी शुरुआत, तो उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास, हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। अब बात अगर इतिहास की जाए तो साक्ष्य, प्रमाण, सबूत जरूरी है। प्रागैतिहासिक इतिहास, इतिहास का वह कालक्रम जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल कैसे, पुरातात्विक साक्ष्य। ऐसा नहीं कि अब अगर इतिहास में अगर हमें कुछ साक्ष्य की खोज करनी है तो उसके लिए तो खुदाई करनी पड़ेगी। अब खुदाई करेंगे तो खुदाई में तो कुछ भी निकलेगा, कांच निकलेगा, कंचा निकलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपका वो बन गया, साक्ष्य बन गया, नहीं। इतिहास के पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये साक्ष्य क्या हुए, सबसे पहले अगर समाधान मिल गए तो सबसे पहले उनको पुरातात्विक साक्ष्यों में रखा गया है, समाधान को। समाधान मतलब डेड बॉडीज, समाधान। अब इससे कैसे निकलेगी, इससे इतिहास निकल सकता है, निकल सकता है, क्योंकि कोई भी कंकाल मिलेगा तो मानव शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कार्बोनिफेरस युग से जो है कार्बन की उत्पत्ति हुई। और ये जो समाधान है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका उम्र, एज निकाल सकते हैं इसकी कि हाँ भाई ये कितने साल पुराना है। अब मान लो कि एक समाधान जैसे प्राप्त हुआ, अब कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका पता लगा ये 4000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो समाधान है 4000 वर्ष पुराने हैं। तो इस टाइम दुनिया में सैंधव सभ्यता का जो प्रचलन था, सैंधव सभ्यता प्रचलित थी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विश्व में सैंधव सभ्यता
प्रचलित थी, तो उत्तराखंड में भी कोई ना कोई सभ्यता रही होगी उस टाइम पे भी। तो सावधान सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य में आता है सावधान। उसके बाद अगर बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में गुफा चित्र, केव प्रिंटिंग। उसके बाद आता है क्या आता है, गुफा चित्र, केव प्रिंटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है कप मार्क्स। कप मार्क्स मतलब कप मार्क्स, अभी कप मार्क्स क्या हुआ, ओखली, उरखलीदार, जिसके गढ़वाली में उसको क्या कहते हैं, उखलियार। गढ़वाली में जिसको उखलियार कहते हैं वो कप मार्क्स, उरखलीदार, ओखली, कप मार्क्स, कुछ भी कह लो, कप मार्क्स। या फिर ताम्रोपकरण, मानव द्वारा पहले उपयोग किए जाने वाली धातु, या फिर कोई ताम्रोपकरण मिल जाए, ताम्र उपकरण, ठीक है। या कोई समाधान मिले। अब समाधान भी ऐसे नहीं पुराने, कहीं आजकल ही दफनाया हुआ और आपको मिल गया और आप इतिहासकार बन गए, नहीं। कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी उम्र निकाली जाएगी और इसको जब माना जाए कि हाँ भाई ये बहुत पुरातन है, तो तभी इसको जो है उसमें रखा जाएगा। ऐसे नहीं कल परसों का दफनाया हुआ और वो भी इतिहास बन गया, नहीं। अब बात करते हैं गुफाचित्र, कप मार्क्स, ताम्रोपकरण और मृत भांड। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे लिख लेते हैं, उधर दिख नहीं रहा है। मृत भांड, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, बहुत पुराने मिट्टी के बर्तन। तो इनको पुरातात्विक साक्ष्य में या कोई समाधान मिले, या गुफा चित्र मिले, कप मार्क मिले, ताम्रोपकरण या मृत भांड। अब कैसे शुरुआत हुई, किसने किया, तो बात करते हैं कि मतलब हमें तो कोई मतलब ही नहीं था उस टाइम पे। 1856 की बात है, देश गुलामी में था। तो उसके बाद जब अंग्रेज यहां पर आए उत्तराखंड में, उन्होंने सोचा कि एक वो भी जमाना रहा होगा, वो भी दौर रहा होगा जब आदमी को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, आदि मानव रहा होगा। तो उन्होंने इसके पीछे खोज शुरू की। और जब अंग्रेज आए तो तत्कालिक कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर होता था ना, तत्कालिक कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे, कब, 1856 की बात है। तत्कालिक कमिश्नर हेनरी रैमजे ने इस पे ध्यान दिया और उत्तराखंड में पुरातत्व की नींव रखी गई उस दौरान। कब, 1856 में। कुमाऊं कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे। और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा, हेनरी रैमजे के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था W.J. हैनवुड। कौन था, W.J. हैनवुड। W.J. हैनवुड, जिसने सबसे पहले प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज उत्तराखंड में की। किसने, W.J. हैनवुड ने, कमिश्नर हेनरी रैमजे, और 1856 में। अब 1856 में W.J. हैनवुड के द्वारा सबसे पहले देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया। देवी धुरा जो कि हमारे चंपावत जिले में पड़ता है, देवी धुरा चंपावत जिले में स्थित है। और सबसे पहले वहां का उत्खनन किया गया किसके द्वारा, W.J. हैनवुड के द्वारा। अब हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, या क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो W.J. हैनवुड को। या कह सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता, तो W.J. हैनवुड। कब, 1856 में। और देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया। तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे आप कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक W.J. हैनवुड को किया जाता है, या फिर उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता W.J. हैनवुड को कहा जाता है। इनके द्वारा सर्वप्रथम देवी धुरा जो कि चंपावत जिले में स्थित है, देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया। अब उत्खनन कार्य किया गया तो इनको सबसे पहले कुछ समाधान प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, समाधान। कब, 1856 में। कमिश्नर हेनरी रैमजे।
1856 में हेनरी रैमजे के द्वारा डब्ल्यूजे हैनवुड को नियुक्त किया गया और डब्ल्यूजे हैनवुड के द्वारा सबसे पहले चंपावत देवीधुरा का उत्खनन कार्य किया गया। अब उत्खनन कार्य किया गया तो पुरातात्विक साक्ष्यों में डब्ल्यूजे हैनवुड को सर्वप्रथम समाधान प्राप्त हुए। अब समाधान प्राप्त हुए, फिर उस समाधान का विश्लेषण किया गया। किसके द्वारा? व्हीलर और इतावली नामक दो इतिहासकारों के द्वारा, जो देवीधुरा से लिख देते हैं, देवीधुरा से जो समाधान प्राप्त हुए थे। कब? 1856 में। किसके द्वारा? डब्ल्यूजे हैनवुड के द्वारा। देवीधुरा कहां पड़ता है? चंपावत में। देवीधुरा का जब उत्खनन कार्य किया गया तो वहां से सर्वप्रथम समाधान प्राप्त हुए। समाधान प्राप्त हुए और इस समाधानों का विश्लेषण किया गया। किसके द्वारा? व्हीलर तथा इतावली। व्हीलर और दूसरा था इतावली। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डब्ल्यूजे हैनवुड के द्वारा चंपावत में खोजे गए समाधानों का विश्लेषण किसने किया? तो व्हीलर और इतावली नामक दो इतिहासकारों ने किया। और इनके द्वारा जब विश्लेषण किया गया, व्हीलर और इतावली के द्वारा जब इन डेड बॉडीज समाधानों का विश्लेषण किया गया, तो इन्होंने कहा ये जो समाधान है ये कब के बताए गए इनके द्वारा? महापाषाण काल युग के। महापाषाण काल, क्योंकि जब पाषाण काल भी था वो भी तीन कालक्रम में था। एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को ही महापाषाण काल कहा जाता है। तो इनका अगर विश्लेषण किया गया और पाया गया ये महापाषाण काल के थे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल गया था? अब जब बात करेंगे कि उत्तराखंड में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज कहां से होती है? तो देवीधुरा से होती है। सर्वप्रथम डब्ल्यूजे हैनवुड और 1856 में हेनरी रैमजे के द्वारा इसकी नींव रखी गई। ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक डब्ल्यूजे हैनवुड या प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता डब्ल्यूजे हैनवुड। अब बात करते हैं समाधान की। तो समाधान इसके बाद जो है कुछ समाधान जो है रामगंगा घाटी से भी प्राप्त होते हैं। कौन सी रामगंगा घाटी? रामगंगा दो है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। तो हम जो बात करें पश्चिमी रामगंगा घाटी की, जो पौड़ी, काली माटी, अल्मोड़ा से होके और राज्य से बाहर चली जाती है, और रामगंगा पूर्वी जो नामी ग्लेशियर वाली। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी कुछ समाधान प्राप्त हुए और ये जो समाधान पश्चिमी रामगंगा घाटी से पाए गए इसलिए प्रमुख हैं कि वो जो समाधान थे वो पूरे जितने भी समाधान खोजे गए सबसे भिन्न थे। बहुत बड़े बड़े विशालकाय समाधान जो पश्चिमी रामगंगा घाटी से समाधान खोजे गए, वो जितने भी समाधान आज तक खोजे गए उत्तराखंड, वो उनसे सबसे भिन्न थे। बहुत बड़े बड़े आकार के, जैसे कि आप लगा सकते हैं कि जैसे आज के आदमी की हाइट 6-7 फुट है, तो वो 24-24, 25-25 फुट के बहुत बड़े बड़े समाधान खोजे गए। तो उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा जो समाधान है, डेड बॉडीज है, वो आज के या कुछ टाइम पहले के मानव के तो नहीं हो सकते हैं, चंद्र पवार राजाओं के तो नहीं हो सकते हैं। तो लगाया गया कि वो आदि मानव के थे। और आदि मानव, जो सबसे पहला आदि मानव था, उसका नाम क्या था? रामापिथिकस। तो ये अनुमान लगाया गया है कि जो रामगंगा घाटी से समाधान प्राप्त है वो किसके थे? रामापिथिकस के थे। मतलब जो पहले आदि मानव थे, सबसे पहला आदि मानवों में जो सबसे पहला आदि मानव था उसका नाम था रामापिथिकस। और रामापिथिकस के जो समाधान प्राप्त होते हैं वो रामगंगा घाटी से प्राप्त होते हैं। अब रामगंगा घाटी से जो प्राप्त हुए तो उसमें जो है सबसे ज्यादा अगर बात करें तो रामगंगा घाटी में जो है सबसे ज्यादा जो समाधान खोजे गए वो खोजे गए अल्मोड़ा से, या फिर जो भी जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो है सब साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? अल्मोड़ा से। इसलिए अल्मोड़ा को, इसलिए आप नोट करेंगे
अल्मोड़ा को प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य जो पुरातात्विक साक्ष्य उत्पन्न हुए हैं वो अल्मोड़ा से हुए, और इसलिए अल्मोड़ा का पुरातात्विक कला उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र किसे कहा जाता है, तो अल्मोड़ा आ जाएगा। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र अल्मोड़ा। ठीक है, और उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव अगर पूछेगा तब मलारी गांव आएगा, तब अल्मोड़ा नहीं, तब मलारी गांव आएगा। क्योंकि अब इसकी भी आगे बात करेंगे कि मलारी गांव का उत्खनन शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा 1956 में किया गया, वो अभी बात कर रहे हैं हम। तो अभी क्या लिखा, प्रागैतिहासिक कला का केंद्र अल्मोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमने ये देख लिया, देवी ध्रुव का उत्खनन कार्य किया गया और वहां से समाधान प्राप्त हुए। किसके द्वारा किया गया? W.J. हेनवुड, तत्कालीन कमिश्नर हेनरी रैमजे, और इसका जो विश्लेषण किया व्हीलर और इतावली के द्वारा किया गया, और व्हीलर और इतावली के द्वारा इसका विश्लेषण करके बताया गया कि ये जो समाधान है ये महापाषाणकालीन। अब महापाषाणकालीन समाधान कहां से प्राप्त होते? देवी ध्रुव चंपावत से। सबसे पहले 1856 में W.J. हेनवुड के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 1856 से और 1956 के बीच जो है अंग्रेजों द्वारा ही ये समाधान छोटे मोटे साक्ष्यों की खोज करते किया गया। उसके बाद देश की आजादी के बाद उत्तराखंड वाले भी जाग गए, उनको भी लगा कि भाई इतिहास हमें खोजना है। क्योंकि आज तक अब उत्तराखंड में उनको लगा, इतिहासकारों को लगा कि जो भी इतिहास लिखा जाए वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से लिखा जाए। क्योंकि आज तक जो 1856 के बाद जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे, समाधान प्राप्त हो रहे थे, वो इतिहास अंग्रेज इतिहासकारों के हिसाब से लिखा जा रहा था। तो अब अंग्रेज इतिहासकार कैसे लिखेंगे? जैसे एक समाधान प्राप्त हो गया, उनको डेड बॉडी मिल गई और बाई दफे उसकी नाक में छेद हो गया। समाधान मिला, डेड बॉडी में नाक में छेद है, अंग्रेज उसको अपने हिसाब से लिखेंगे कि भाई हमें एक समाधान प्राप्त हुआ तो शायद इसकी नाक में कभी चोट लगी होगी, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वहीं अगर उत्तराखंड वालों को वो समाधान मिल जाए जिसमें नाक में छेद है, तो उत्तराखंड वाले क्या लिखेंगे? हो सकता है ये किसी महिला के समाधान है, उस टाइम जो है फुल्ली पहनने का प्रचलन था, या फिर औरतें जो है गहना पहनती थी। तो मतलब अपने तरीके से, जैसे हमारे कोई अब अंग्रेज थोड़ी समझेंगे, हमारे वहां पे जैसे मेला होता है, सेल्कू मेला होता है, हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये इसलिए मनाए जाते हैं कि यहाँ पे जो है महिलाएं पहले दूर दराज ससुराल जाती थी, तो उनको कामकाज में व्यस्त रह को नहीं आ पाती थी, तो इसलिए इस मेले को किया गया कि लोग, हमारी जो माताएं बहनें वो बाहर से आते हैं, उनका मिलन भी हो जाता है और इसी बहाने वो आ भी जाती हैं। अंग्रेजों की कहानी बताएंगे, बोलेंगे चुटिया बना रहे, पागल बना रहे, है ना। मतलब तो 1956 में फिर भारतीय संस्कृति के हिसाब से सोचा कि इतिहास को जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से लिखा जाए। तो 1956 में प्रागैतिहासिक इतिहास को भारतीय तरीके से लिखना प्रारंभ किया गया, और शिव प्रसाद डबराल, किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल, जिनको कि चारण कहा जाता। चारण मतलब चढ़ते रहता था, मतलब घूमते रहता था। चारण मतलब शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण कहा जाता था। और चारण इसलिए कहा जाता था कि मतलब वो घूमते रहते थे। तो अब डालेंगे 1956। सबसे पहले हेनरी रैमजे के द्वारा W.J. हेनवुड के द्वारा 1856 में उत्तराखंड की उत्खनन की नींव रखी गई। उसके बाद 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा किसका, जब मतलब भारतीय जब जाग गए कि भाई हमें इतिहास लिखना है, आजाद भी हो गया, तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया। कब? 1956 में। आसान है, 1856 में W.J. हेनवुड, 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, इनको क्या कहते थे? चारण, चारण कहा जाता था इनको, मतलब चढ़ते रहता था, घूमते रहता था, है ना, इसलिए इनको चारण कहा जाता था। चारण के द्वारा कब? 1956 में। और किसका?
मलारी गांव का। अभी मलारी गांव कहां पड़ता है? चमोली में। ठीक है, तो मलारी गांव की अगर बात की जाए तो ये जो मलारी गांव है किस किस नदी के संगम पे है? धौली गंगा और गिरथी घाट। धौली गंगा और गिरथी घाट, गिरथी घाट या गिरथी गंगा आप कह सकते हैं। और बता सकते हैं कोई धौली गंगा और ऋषि गंगा का संगम? रैणी गांव। धौली गंगा और ऋषि गांव का जो संगम, ऋषि गंगा का जो संगम होता है वो रैणी गांव में होता है। और मलारी गांव धौली गंगा और गिरथी घाट के संगम पे स्थापित है, जो कि चमोली जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया। तब 1956 में किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। और कहा? मलारी गांव, चमोली में स्थित मलारी गांव का। अब इसीलिए क्योंकि आजादी के बाद उत्तराखंड में पहली बार इनके द्वारा साक्ष्य की उत्पत्ति की गई, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा साक्ष्य खोजा गया। और कहां से? मलारी गांव से 1956 में। इसीलिए मलारी गांव को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लो, उत्तराखंड के मलारी गांव को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है। चमोली में स्थित मलारी गांव को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है। इससे पहले हमने बात की थी प्रागैतिहासिक कला का केंद्र की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा, और प्रागैतिहासिक गांव मलारी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो मलारी जो चमोली में स्थित मलारी गांव है उसको उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है। अब उत्खनन में इनको क्या मिला? जब उत्खनन किया गया तो इनको सबसे पहले 5.5 kg का, 5.5 किलो का सोने का मुखौटा क्या मिला? 5.5 kg का सोने का मुखौटा, 5.5 kg का स्वर्ण मुकुट। अब देखो 5.5 kg मतलब मिला तो मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वजन देखो आप। क्यों इसको पुरातात्विक साक्ष्य? मतलब अगर 5.5 kg का स्वर्ण मुखौटा है तो आज का कल का परसों का तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो 5.5 किलो का मुखौटा पहनेगा उसका शरीर उतना विशालकाय होगा। मतलब बहुत पुराना आदिमानव के जमाने का रहा होगा। अगर कोई राजा भी रहा होगा, अब जैसे राणा सांगा का कहते हैं कि 80 किलो की वो भाला थी, हमारा तो पूरा वजन 80 किलो नहीं है तो हम 80 किलो को वो नहीं उठा सकते ना। मतलब उसके लिए कितना विशालकाय शरीर रहा होगा। हम दोनों अगर 5.5 किलो का मुखौटा पहने तो हमारी तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए ये जो 5.5 किलो का स्वर्ण मुकुट है वो किसी ऐसे आदमी का रहा होगा जिसका विशालकाय शरीर रहा होगा। और ये शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा सबसे पहले उत्खनन कार्य में जो है 5.5 kg का स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ। कहां से? मलारी गांव चमोली से। ठीक है, कब? 1956 की बात है। और क्या क्या प्राप्त हुआ जब मलारी गांव के उत्खनन कार्य से? और क्या क्या प्राप्त हुआ? तो एक उत्खनन करते करते जो है एक पशु का कंकाल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में सर्वप्रथम जब मलारी गांव चमोली का उत्खनन कार्य किया गया, सबसे पहले उनको 5.5 किलोग्राम का एक स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ। उसके बाद मलारी गांव से एक पशु के कंकाल भी प्राप्त हुए उनको। और पशु के अंदाजा लगाएंगे पशु का है। और ऐसा मतलब ये समझ लो आपके ऐसा था, ये ऐसा 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 ऐसा, ये है जी, ये इस टाइप का कुछ था। तो वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि बकरी का है या घोड़े का है, किस मतलब ऐसा कोई जानवर होता है। मतलब उस टाइप के कंकाल पता नहीं रहा होगा भी। आज के आदमी अगर उस जमाने के कंकाल को देखेगा तो इतना विशालकाय शरीर हो तो बोलेगा यार आदमी के नहीं किसी और चीज के रहेंगे। तो इस टाइप का जो है एक पशु का कंकाल प्राप्त हुआ। अब वो कंफ्यूज हो गए कि नहीं घोड़े का है, ना बकरी का है, ना हाथी का है। तो उन्होंने इसको एक नाम दे दिया जुब्बू। क्या नाम दिया?
जुबू। तो क्या लिखेंगे, मलारी गांव से 5.5 किलो का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ और हिमालयी पशु जुबू के कंकाल भी मलारी गांव से प्राप्त हुए। हिमालयी पशु जुबू के कंकाल कहां से प्राप्त हुए, तो आ जाएगा चमोली के मलारी गांव से। अब सबसे पहले क्या मिला, 5.5 kg का स्वर्ण मुखौटा और हिमालयी पशु जुबू। उसके बाद कुतुब। कुतुब क्या होता है, कुप्पी, मतलब गढ़वाली में उसको कुप्पी बोलते हैं। आजकल तो अब नहीं दिखते हैं, भेड़ बकरी वालों के पास दिखते हैं, जिसको अब जो है उसकी गाड़ी के ट्यूब से बनाते हैं। तो उस जमाने कुतुब रहता था, वो चमड़े का होता था। मतलब लोग जब बाहर जाते थे कहीं व्यापार, अधिकतर उसको तेल के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम आज की डेट में जर्किन यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं ना, उसी टाइप का कुतुब, जो मतलब भारी, जब हम कहीं पे उसके लिए जाते थे, बाजार बुजुर्ग, मतलब उसके लिए व्यापार के लिए जाते थे, तो मतलब ना तो गाड़ी थी, मतलब कई दिन लग जाते थे, तो कुतुब चमड़े का उसको ले जाते थे। चमड़े का होता था और जर्किन टाइप का, मतलब इस टाइप का मान लो आप। कुतुब कैसे, मतलब इस टाइप का था वो, कुछ इस टाइप का इस टाइप का कुतुब, ठीक है। तो ये कहां से मिला, उत्खनन से। अब कुतुब मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ अंदाजा नहीं लगा जा सकता है, लेकिन उस पे मोनाल पक्षी का चित्रण था। किसका, मोनाल पक्षी का, एक पक्षी का चित्र बना हुआ था। तो श्री प्रसाद डबराल ने कहा कि ये मोनाल पक्षी का है। तो अब ये लिखेंगे कि मोनाल पक्षी का प्रमाण भी कहां मिलता है, तो मलारी गांव से लिखेंगे। सबसे पहले 5.5 kg का स्वर्ण मुखौटा, उसके बाद हिमालय पशु जुबू के कंकाल और कुतुब, जिसपे कि मोनाल पक्षी का चित्रण हुआ था। अब उसके बाद कुछ और कंकाल प्राप्त हुए। अब वो कंकाल ना तो किसी मानव से मिलते थे, ना किसी जानवर से मिलते, मतलब ये पशु से मिलते थे। तो अब उनकी कल्पना की गई कि वो आज के टाइम के, जो उसके बाद उनको कंकाल मिले, आज के समय के साथ देखा जाए तो वो कंकाल किसी जलचर जीव के थे, समुद्री जीव के। अब बात करते हैं, अब उत्तराखंड में समुद्र कहां से आया, तो श्री प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा कहा गया कि ये जो कंकाल मिले हैं, ये समुद्री पशु उसके हैं, जीव के हैं। और समुद्री पशु उत्तराखंड में कहां से आ गए, तो माना गया कि जो टिथिस सागर है, टिथिस सागर जो है यहाँ पे रहा होगा, इसलिए यहाँ पे समुद्री जीव भी पाए गए। तो ये सब जो है हमें चमोली के मलारी गांव से के उत्खनन से प्राप्त हुए। और उसके बाद लिखेंगे क्या प्राप्त हुए, अश्व कंकाल, 5.5 kg का स्वर्ण मुखौटा, हिमालयी पशु जुबू, मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब और समुद्री जीव के कंकाल भी मलारी गांव से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद इनके द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ रखा गया। उसके बाद अश्व कंकाल मतलब घोड़े के कंकाल, अश्व कंकाल भी इनको प्राप्त हुआ। और जो मानव कंकाल भी इनको कुछ प्राप्त हुए। क्या हुआ, 5.5 kg का स्वर्ण मुखौटा, हिमालयी पशु जुबू और कुतुब, जिसपे कि मोनाल पक्षी का चित्रण था, और समुद्री जीव, अश्व कंकाल और कुछ मानव कंकाल भी प्राप्त हुए, जिनको उन्होंने सैंधव कालीन बताया है कि जब सैंधव सभ्यता थी उत्तराखंड में भी उस टाइम पे जो है मानव का अस्तित्व था। तो मानव कंकाल भी पाए गए और वो सैंधव सभ्यता के थे, मानव कंकाल। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सैंधव सभ्यता के मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं,
जो सैंधव सभ्यता के काल के थे, मानव कंकाल, तो कहां से प्राप्त हुए, या फिर सैंधव सभ्यता का प्रमाण हमें कहां से मिलता है। उत्तराखंड में सैंधव सभ्यता का प्रमाण जो है ये चमोली के मलारी गांव में उत्खनन कार्य जब शिव प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा किया गया 1956 में, तो वहां से सैंधव कालीन कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब आप एक नोट लिखेंगे कि शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा उत्खनन कार्य में सैंधव कालीन समाधानों की खोज की गई। शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा उत्तराखंड के उत्खनन कार्य में, शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा उत्तराखंड के उत्खनन कार्य में सैंधव कालीन समाधानों की खोज की गई। उत्तराखंड में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा उत्खनन कार्य में सैंधव कालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के, तो सैंधव कालीन समाधान प्राप्त हुए हैं। कब उत्खनन का कार्य किया गया शिव प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा 1956 में, और कहाँ का, मलारी गांव का, जो कि चमोली में स्थित है। और मलारी गांव मैंने बताया था आपको किस किस के, धौली गंगा और गिरती घाट के संगम पे स्थित है। अब बात करेंगे, अभी तो हमारे गुफा चित्र है, लाखू उडियार जैसे गुफाएं हैं हमारी, लाखू उडियार, गोरखा उडियार, किमनी गांव गुफा, फड़का नोली, पेटसाल, तो इन सभी गुफाओं की बात हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। शुरुआत हुई इतिहास, प्रोगेत 3 भागों में बांटा गया, प्रोगैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। प्रोगैतिहासिक इतिहास, इतिहास का वह कालक्रम जिसका कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, ऐसे इतिहास को प्रोगैतिहासिक इतिहास। दूसरा आदि ऐतिहासिक इतिहास, जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन वो अपठ्य है, उनको कोई पढ़ नहीं पाया है, इतिहास के ऐसे कालक्रम को आदि ऐतिहासिक कालक्रम कहा जाता है। और इतिहास, वह इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसको ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। प्रोगैतिहासिक इतिहास, इसकी खोज सर्वप्रथम हेनरी रैमजे के कार्यकाल में 1856 में W.J. हेनवुड के द्वारा किया गया और सर्वप्रथम समाधान उनको मिले। उसके बाद 1956 में शिव प्रसाद